गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम पाठ 2 पढ़ रहे हैं। पाठ 2 का नाम है काबुली वाला। जी हाँ, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि काबुली वाला रविंद्रनाथ ठाकुर जी की एक बहुत ही सुंदर रचना है जिसे आप पढ़ रहे हैं। कहानी के प्रथम भाग में आपने मिन्नी की काबुली वाले से दूसरी मुलाकात के बारे में पढ़ा और वह उससे काफ़ी घुल मिल गई थी। और जब घुलने मिलने की बात करते हुए घुलते मिलते देखा और बात करते हुए जब मिन्नी के पिता ने मिन्नी को देखा तो उसने अठन्नी दे करके काबुली वाले को और मिन्नी से कहा कि तुम घर जाओ। घर आने के बाद मिन्नी को काफ़ी डांट फटकार पड़ी क्योंकि उस काबुली वाले ने अठन्नी जो है वो उसको वापस दे दिया था, मिन्नी को वापस दे दी थी। अब माँ ने पूछा ये अठन्नी कहाँ से आई बताओ। तो इस तरह से डांट फटकार जैसा कि हमेशा से होता आया है। हालांकि यहाँ तक आपने देख लिया कि अब मिन्नी का जो डर था काबुली वाले से वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। आइए आगे देखते हैं। जी हाँ, आगे यहाँ से हम पढ़ेंगे। मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसते हुए पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? काबुली, जिसका नाम रहमत था, मुस्कराता हुआ कहता, हाथी। रहमत जब मिनी को मिलता तो एक ही बात कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? मिनी पलट कर पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना ज़बरदस्त घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। यह सुनकर मिनी खूब हंसती। मिनी की माँ बड़ी वहमी स्वभाव की थी। वहमी मतलब शक था उसके अंदर। रहमत काबुली की ओर से भी वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नज़र रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती रहती। मिनी की माँ के मन में भय ही रह गया, परंतु केवल बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से कैसे मना कर दूं? मैं यह न कर सका। हर वर्ष रहमत माघ महीने में अपने देश लौट जाता। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता था, मगर फिर भी मिनी को उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती है। मिनी, ओ काबुली वाले, पुकारते हुए हंसती दौड़ती आती है, तब मेरा हृदय खुशी से नाच उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा नई पुस्तक के प्रूफ को देख रहा था। लगभग 8 बजे का समय होगा। ठीक उसी समय एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढीले कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी ओर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों की बात बढ़ गई और रहमत ने उससे झगड़ा कर लिया। रहमत उस पर झूठे बेईमान आदमी के लिए तरह तरह से अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुली वाले, ओ काबुली वाले, पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में खुशी से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी। मिनी के आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ, वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब उसके चेहरे पर हंसी न ला सकेगा और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। हम लोग अब अपने घर में बैठकर नित्य के काम धंधे में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। चंचल मिनी भी अपने पुराने मित्र को भूलकर अपनी सखियों में खुश रहने लगी। अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसका नाता ही टूट गया है। कितने ही वर्ष बीत गए। वर्षों बाद आज फिर शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। मेरी मिनी का आज विवाह है।
सवेरे से घर में बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ फानूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक टक की आवाज़ मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो, इधर आओ, कि कोई गिनती ही नहीं है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके वह एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास न तो झोली थी और न ही पहले जैसे लंबे लंबे बाल और न चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान गया कि यह तो रहमत है। क्यों रहमत, कब आए? मैंने पूछा। कल शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने कहा। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वह इंसान यहाँ से टल जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, सो मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ। फिर आना। अभी के लिए तो जाने के लिए उसने बोल दिया और कहा, क्या आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बातें सुनकर उसी क्षण जाने को तैयार हो गया। परंतु द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अभी वैसी ही बच्ची बनी हुई होगी। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाले पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के पहले की तरह हंसी मजाक में किसी प्रकार की रुकावट न होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज़ के दाने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम लाया था। उसकी पहले वाली मैली कुचैली झोली आज उसके पास न थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट न हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। अपनी उसी मुद्रा में उसने एक बार फिर मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा कि वह स्वयं ही आ रहा है। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रहने दीजिए। थोड़ी देर रुककर वह बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी एक बच्ची है। मैं उसको याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। यह कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज़ पर रख दिया। देखा कि कागज़ के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फ़ोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कोलकाता की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है। उसके नन्हे हाथों की छाप देखकर मेरी आंखें भर आईं और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक मामूली काबुली मेवा वाला है। मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। फिर मुझे ऐसा लगने लगा, जो वह है वही मैं भी हूँ। वह भी एक बाप है और मैं भी। मैंने तत्काल ही मिनी को बुलाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, परंतु मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा से सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। इस अवस्था में देखकर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया, उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना। बाद में हंसते हुआ बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा से उसके कपोल लाल सुर्ख हो उठे। कपोल मतलब गाल उसके। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई।
मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उसे पहले जैसी नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के समय शरद की सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कोलकाता की एक गली में भीतर बैठा हुआ अफ़गानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने नोट निकाल कर उसके हाथ में दिया और बोला, रहमत तुम अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की में काट छाँट करनी पड़ी अपनी लड़की के पास, माफ़ कीजिएगा रहमत तुम अपने देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के खर्च में काट छाँट करनी पड़ी। जैसी व्यवस्था मेरे मन में थी वैसी रोशनी और इंतज़ाम तो मैं नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी ना आ सका। घर में औरतें काफ़ी बिगड़ने लगी। फिर भी मेरा विचार है कि आज के मंगल आलोक से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। तो आपने देखा यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की यह रचना थी। आइए रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जो जन्म है वह 7 मई 1861 को कोलकाता में जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। कलकत्ता को अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता का नाम शारदा देवी था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में पूरी की थी। टैगोर को बैरिस्टर बनाने की चाहत में इनके पिताजी इनका नाम 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन पब्लिक स्कूल में दर्ज कराया, लेकिन बैरिस्टरी में इनकी रुचि न होने के कारण ये 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही वापस आ गए। उनका विवाह सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता महज 8 वर्ष की अवस्था में लिखी थी। सोचिए आपसे भी कम उम्र रही होगी उनकी। उन्होंने लगभग 2230 गीतों की रचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी। उन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1915 में अंग्रेजों द्वारा टैगोर को सर की उपाधि दी गई, लेकिन अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड होने के बाद उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदान की गई यह सर की उपाधि अपना विरोध प्रकट करते हुए उनको वापस दे दी। वे एकमात्र कवि थे जिनकी 2 रचनाएं 2 देश का राष्ट्रगान बनी। पहला भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को सबसे पहली बार महात्मा कहकर पुकारा था। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और साथ ही साथ इस पाठ के जो लेखक हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में भी आपने भली भांति जाना होगा। तो अब इस पाठ से संबंधित जो भी कठिन शब्द हैं आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, साथ ही साथ जो है आप शब्दार्थ भी लिखेंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।